ये वीडियो वैसे तो मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की टेक्स्ट बुक को रेफरेंस लेके बनाया गया है, लेकिन इसमें जो नॉलेज दी जा रही है वो बाकी सब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या बाकी नॉर्मल लोग भी इसको यूज कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्कॉलरजिला। आज हम सीखने वाले हैं इनकम टैक्स एक्ट 2025 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। सेक्शन 5 में इसको कवर किया गया है, लेकिन स्टूडेंट्स के अगर मैं बोलूं तो ये बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन स्टूडेंट्स में कंफ्यूज आते हैं ज़्यादातर। तो मैं आपको आज ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप एकदम इजीली इसमें आउट ऑफ मार्क्स, इस टॉपिक में आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब एकदम सिंपल वर्ड्स में है कि पर्सन की, इंसान की कौन कौन सी इनकम को इंडिया में टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी, ऐसे टॉपिक्स, मतलब ऐसी चीजें हम लोग को आइडेंटिफाई करना रहती है कि पर्सन की कौन कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी। अब वो डिसाइड करने के लिए हम लोग ने पिछला टॉपिक पढ़े थे, रेसिडेंशियल स्टेटस। तो एक जो इंसान होता है वो रेसिडेंट, अगर हम लोग उसका रेसिडेंशियल स्टेटस काउंट करेंगे तो वो मोस्टली वो 3 कैटेगरी में आता है। या तो वो रेसिडेंट होगा, लेकिन कौन सा रेसिडेंट? ऑर्डिनरी रेसिडेंट, बराबर है, रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। या तो वो रेसिडेंट होगा बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, या तो क्या होगा वो नॉन रेसिडेंट, बराबर ना। ये 3 कैटेगरी हम लोगों ने पढ़े थे रेसिडेंट की होती है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। उसके क्या क्या कंडीशंस है, कैसे सॉल्व करना है, उस सब के ऊपर एकदम डिटेल वीडियो बनाया है हमने। उसके ऊपर 4 से 5 क्वेश्चन तो बहुत सारे करे, 4 से 5 वीडियो बनाया हूं, कम से कम 10-12 क्वेश्चन मैंने कराया हूं। तो डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दे रहा हूं, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि स्कोप ऑफ टोटल इनकम, मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी ने इंडिया में रह के जॉब किया तो वो इनकम इंडिया से कमाया है। तो अगर वो पर्सन, जैसे हम लोग पढ़े थे कि पर्सन की 3 कैटेगरी हो सकती है, भले से वो इंडियन है तो भी वो नॉन रेसिडेंट बन सकता है, वो सब हमने चीजें देखी है, बराबर ना। तो अगर वो पर्सन, पता करना पड़ेगा कि भाई वो इनकम कहाँ की है। इनकम समझो एग्जाम्पल इंडिया से उसने अर्न किया है, लेकिन वो पर्सन रेसिडेंट है कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, उसके हिसाब से हम लोग को उसको डिफरेंट बोलते ना क्लासिक टैक्स करना पड़ता है उसके रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से। अगर वो नॉन रेसिडेंट होगा तो उसका कंसिडरेशन अलग है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट उसकी कंसिडरेशन अलग है, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कंसिडरेशन अलग है। तो तीनों की अलग अलग होती है। वो हम लोग का क्या है, एक सिंपल सा टेबल बनाया हुआ मैंने, उसमें टेबल आप लोग समझ जाएंगे तो आप लोग को एकदम इजी लगेगा। अब एक लॉजिक बता देता हूं उसमें आप लोग को। तो अभी क्या लिखा है, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। अब कहां से भी कमाओ, अगर आपने पैसा इंडिया में रिसीव किया, वो पर्सन ने पैसा इंडिया में रिसीव किया, तो आप चाहे रेसिडेंट हो, ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे आप नॉन रेसिडेंट हो, सबको टैक्सेबल होगा। ये वर्ड याद रखना, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। इंडिया में रिसीव किया है, कहां से भी कमाया हो, इंडिया में अगर रहते हुए रिसीव करेगा तो उसको सब कैटेगरी, मतलब जो भी आपका रेसिडेंशियल स्टेटस हो, चाहे आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे नॉन रेसिडेंट हो, सबको टैक्सेबल लगेगा। अब एक इंसान तीनों कैटेगरी में नहीं आएगा, किसी एक कैटेगरी में आएगा, लेकिन अभी हम लोग तीनों के हिसाब से समझने वाले। स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, सर एक ही आदमी तीनों के साथ, तीनों नहीं है। ऐसा होता है कि भाई अगर वो रेसिडेंट होगा तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा तो कितना पैसा देना पड़ेगा, मतलब ये ऑर्डिनरी वाला है, गलती से इसने इधर मेंशन नहीं करे, और नॉन रेसिडेंट होगा तो कितना उसको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, उसके अलग अलग इनकम पे। दूसरा लिखा है इनकम विच अक्रू एंड अराइज इन इंडिया। ऐसी इनकम जो इंडिया से ही कमाया है या इंडिया से ही अराइज हुई है, वो भी कहां पे भी रिसीव करे, उससे मतलब नहीं है, इंडिया से ही कमाया है, इंडिया से ही बोलते ना उसने जनरेट की इनकम, तो उसको तीनों केसेस में टैक्स देना ही है। फिर दूसरा, इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। ऐसी इनकम जो इंडिया में रिसीव होना, मतलब हम लोग कंसिडर करते हैं कि इंडिया में रिसीव हुई है, मतलब उसमें कंफ्यूजन है, लेकिन इंडिया में रिसीव है हम लोग अगर कंसिडर कर रही है इनकम टैक्स एक्ट, तो उसको भी हम लोग तीनों कैटेगरी में ही टैक्सेबल लेंगे। सिर्फ कंफ्यूजन आता है फॉरेन इनकम में। इंडियन इनकम हो, इंडिया आ गया, इंडिया में चाहे रिसीव हुआ हो, चाहे इंडिया में अराइज हुआ हो, या डीम टू बी अराइज और अक्रू हो, इंडिया में अगर कंसिडर किया जा रहा है कि पैसा उसको कमाया या उसने रिसीव किया या इंडिया से ही उसकी इनकम है, तो उसको हम लोग को तीनों कैटेगरी में ही इनकम, बोलते ना तीनों कैटेगरी में उसको टैक्स लगेगा, कहीं पे भी उसको माफ नहीं है। खाली प्रॉब्लम आता है जब फॉरेन इनकम होती है। इंडियन इनकम चाहे बोलो ना आपको, चाहे इंडिया में रिसीव हुई हो,
चाहे ना हुई हो, इंडियन इनकम है तो लगी गई, बराबर ना। इंडिया में रिसीव है तो चले, मतलब इंडिया में अगर बोला इंडिया वर्ड आ गया और लिखा है कि भाई वो इंडिया में ही उससे कमाया, उसने इंडिया से ही जनरेट किया इनकम या इंडिया में रिसीव किया है, तो हम लोग को तीनों केसेस में टैक्स लगेगा। खाली कब कंफ्यूजन होगा हम लोग को, कब अलर्ट रहना है, जब जो इनकम उसकी फॉरेन से कमाया उसने, अगर फॉरेन से कमाया है, ठीक है ना, और उसका सेटअप इंडिया में है, जैसे एग्जांपल मेरा बिजनेस दुबई में मैंने सेटअप करके रखा हूं, लेकिन यहां से बैठ के, इंडिया से बैठ के उसको मैनेज कर रहा हूं, बराबर है, उसका मैनेजमेंट इंडिया में है, तो फिर इस केस में ऑर्डिनरी रेसिडेंट को भी टैक्स लगती है और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट को लगती है। नॉन रेसिडेंट को लगती नहीं है। फॉरेन इनकम है ये, फॉरेन इनकम की दो कैटेगरी, एक तो क्या है कि फॉरेन में ही कमाया और फॉरेन में ही रिसीव किया, या फॉरेन में ही ऑपरेट करता है, रिसीव करने की बात ही नहीं, फॉरेन में ही ऑपरेट करता है, मतलब उसका इंडिया से कोई मतलब ही नहीं है, तो उस केस में सिर्फ रेसिडेंट को टैक्स लगता है, बाकी ऑर्डिनरी रेसिडेंट को टैक्स लगता है, नॉन ऑर्डिनरी को नहीं लगता है, और नॉन रेसिडेंट को नहीं लगता है। तो इसमें दो ही चीजें रखना है आप लोग को, जैसे मैंने आप लोग को बताया कि जब इनकम इंडिया में रिसीव हो, अराइज हो या अक्रू हो, बराबर है, या डीम टू रिसीव या डीम टू अक्रू हो, तो वो तीनों केसेस में आप लोग को टैक्स लगने वाला है, चाहे आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे नॉन रेसिडेंट हो। हाँ, अगर आपकी फॉरेन इनकम है, कौन सी इनकम है, फॉरेन इनकम, तो उस टाइम पे आपको ध्यान देना है कि फॉरेन इनकम सिर्फ फर्स्ट जो कैटेगरी है, मतलब ये जो हम लोग का ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, जब फॉरेन इनकम आएगी, जब कौन सी इनकम आएगी, फॉरेन इनकम, तो उसमें सिर्फ आपको रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को टैक्स लगता है, ये दोनों को नहीं लगता है। हाँ, अगर आपकी फॉरेन इनकम है और आपने उसका सेट, मतलब उसका जो कंट्रोल इंडिया से कर रहे हो, तो फिर आपको ये दो कैटेगरी में भी टैक्स, मतलब दोनों कैटेगरी में लगेगा। कौन सी कैटेगरी में, दोनों रेसिडेंट की कैटेगरी में, ऑर्डिनरी रेसिडेंट में भी लगेगा और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट में भी टैक्स लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब फॉरेन इनकम आएगी तो ध्यान देना है खाली। रेसिडेंट के केस में तो आप लोग को हर जगह टैक्स देना है, चाहे फॉरेन हो, चाहे इंडिया में रिसीव हो, अक्रू हो, कुछ भी हो, उससे मतलब ही नहीं है। इसमें जो है नॉन रेसिडेंट के केस में सिर्फ आप लोग को कब आपको टैक्स नहीं लगेगा, आपको दो कंडीशन में टैक्स नहीं लगेगा। कौन सी कंडीशन में, फॉरेन इनकम की कंडीशन में, बराबर है। और नॉन रेसिडेंट में सिर्फ एक ही बात याद रखना है आप लोग को, अगर फॉरेन इनकम है लेकिन इंडिया से कंट्रोल हो रही तो आप लोग को टैक्स लगेगा, तो ये आप लोग ध्यान देंगे। एकदम सिंपल है। अब उसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, ये टेबल तो मैंने आप लोग को यहाँ पे बना के रखा है, आप लोग ये टेबल का स्क्रीनशॉट चाहिए या फोटो वगैरह चाहिए तो आप लोग मुझे मेरे ऐप पे मांग सकते हैं, तो मैं आप लोग को ये प्रोवाइड कर दूंगा, या स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब हम लोग उसके बेस पे क्या करते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, अगले वीडियो में और 2-3 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका टॉपिक क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, बराबर है। अब क्वेश्चन पढ़ते साथ कैसा सॉल्व करना है, स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, सर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताओ कैसा हम लोग को क्वेश्चन अप्रोच करना है और कैसे सॉल्व करना है। मोस्टली क्या होता है, मैंने बहुत लोग के वीडियोस देखा, बहुत सारे अलग देखा, तो प्रॉब्लम ये है कि लोगों को यही पता नहीं चलता है कि क्वेश्चन को हम लोग को स्टार्ट कैसा करके फिनिश कैसा करना है। इसलिए मैंने हर क्वेश्चन आप लोग को लिख के स्टेप बाय स्टेप चीजें बताया है, और मैं आप लोग को बार बार बोलूंगा कि क्वेश्चन को जब आप अकेले प्रैक्टिस करो तो सिर्फ देख के नहीं करो, क्वेश्चन उठाओ और फिर वीडियो देखो, 1 देखो, 2 देखो, 4 देखो, उसके बाद आप लोग खुद से प्रैक्टिस करो कॉलम बनाने की, पोस्टिंग करने की, सबकी। क्योंकि मैं बोलता ना इतने साल का एक्सपीरियंस है, 15-16 साल का एक्सपीरियंस, एक ही चीज प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट लोग को, देखने में समझने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब उसको खुद से करने बैठते हैं, क्वेश्चन देख के, सोल्यूशन देख के नहीं, क्या देख के, क्वेश्चन देख के, तो उनसे स्टार्ट ही नहीं होता है या कहीं ना कहीं अटक जाते हो लोग। सिंपल चीज़ों में लिखने ही समझ आता है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो इसलिए मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि एकदम बेसिक से ही आप लोग को समझाऊं। अब उसमें ऐसा होता है कि टाइम चले जाता है, क्योंकि मैं पहले से लिख के रखूँगा बहुत ज़्यादा, तो फिर टाइम थोड़ा बच जाएगा। लेकिन ये है कि क्वेश्चन को कैसा अप्रोच करना है, स्टूडेंट को कैसे उसको सॉल्व करना है, वो नहीं समझता। इसलिए मैंने आप लोग को सिर्फ आपके सामने क्वेश्चन रखा है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, उसको स्टार्ट से कैसा करना है मैं आप लोग को एक वीडियो में बताऊंगा, ताकि आप लोग को थोड़ा सा बोलते ना समझ जाए कि कैसे उसको करना है। फिर आगे की वीडियोस में थोड़ा पहले से लिख के रखूंगा चीज़ें, लेकिन पहला वीडियो तो मेरी कोशिश है कि आप लोग को एकदम पूरा बेसिक से स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताऊं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, मिस्टर हर्षोलेकर हैज अर्नड इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम्स ड्यूरिंग द ईयर, बराबर ना। उसने 26-27 में अलग अलग जगह से उसने इनकम अर्न किया है। कंप्यूट हिज ग्रॉस टोटल इनकम अज्यूमिंग दैट ही इज
उसको अज्यूम करना है कि वो रेसिडेंट भी है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, और नॉन रेसिडेंट, मतलब तीनों तरह से उसको कंसिडर करना है। वैसे तो मोस्टली एक इंसान एक ही कैटेगरी में आएगा, लेकिन उसको तीनों के हिसाब से बताना बोले। अगर वो रेसिडेंट होगा तो कितना भरना पड़ेगा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा तो कितना भरना पड़ेगा, रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा तो कितना भरना पड़ेगा, अगर वो नॉन रेसिडेंट हो तो कितना भरना पड़ेगा। तो तीनों कैटेगरी में तो आपको पूछा है। फिर आप लोगों को कुछ चीजें दिया हुआ है, तो ऐसा क्वेश्चन मिलते साथ आपको तीनों कैटेगरी पूछाना, तो एकदम सिंपल है। पहले क्या करो, आप लोग कॉलम्स बना लो। कॉलम कैसा बनाएंगे हम लोग, सब में पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ पे हम लोग का आंसर लिख के या सोल्यूशन लिख के। सोल्यूशन समझो एग्जांपल क्वेश्चन नंबर आप लोग का 1 का बी है, ऐसा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, वैसा अलग लगा सकते हैं। तो 1 का बी लिखो, यहाँ पे हेडिंग में लिखो कंप्यूटेशन ऑफ, क्या निकालना है हम लोग को, ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर, क्या नाम है उनका, हर्षो लेकर। ठीक है, अब हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। सब में पहले रहता है आप लोग का पर्टिकुलर्स, फिर आप लोग के लास्ट में कितने कॉलम रहेंगे, 3 कॉलम रहेंगे। पहले रहेगा आप लोग का ये देखिए, ये ऐसा कॉलम हम लोग बना लेंगे। ये लास्ट में मिटाया तो ये नहीं रहेगा, ये आपके आंसर का पार्ट रहेगा, आपके पेज पे आपको ऐसा बना लेना रहेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे, पहले में क्या लिखेंगे, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, उसके अंदर रुपीस। फिर क्या है, रेसिडेंट बट, तो लिखेंगे हम लोग रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं आप लोग, हाँ इसका अलाउड है। और उसके बाद लिखेंगे हम लोग नॉन रेसिडेंट, क्या है ये, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, उसमें भी रुपीस का सिंबल डाल देता हूं मैं। तो इस तरह से आप कॉलम बनाएंगे और फिर एकदम सिंपल है, फर्स्ट से आप लोग लिखना शुरू करेंगे। फर्स्ट आपका क्या है, पेमेंट रिसीव्ड इन, तो ये आप लोग पूरा लिख लेंगे, पेमेंट रिसीव्ड इन दुबई, रिसीव्ड इन दुबई। और लिखने में शायद प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि छोटा छोटा लिख रहा हूं, लेकिन आप लोग को ये दिख रहा होगा शायद, सर्विसेज रेंडर्ड इन जापान, बराबर है। अब देखो क्या लिखा है, पेमेंट रिसीव्ड इन दुबई फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन जापान। पेमेंट आपको कहां मिला, दुबई में मिला, आपने उसको सर्विसेज भी कहां दिए थे, जापान में दिए थे। मतलब ये सिंपल सी बात है, आपकी कौन सी इनकम हो गई, देख पढ़ के समझ में आ रहा है, एकदम लॉजिकल है कि भाई फॉरेन इनकम है। अब फॉरेन इनकम, अगर फॉरेन इनकम किसको टैक्स लगती है, सिर्फ इसको लगती है, बराबर ना, तो 1,20,000 बराबर है। नॉन रेसिडेंट के केस में लगती नहीं है फॉरेन इनकम, हाँ रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में लगती, कब लगती, जब वो कंट्रोल कहां से होता था, इंडिया से होता, कंट्रोल इंडिया से हुआ है क्या, नहीं, तो इसका मतलब इसको भी नहीं आएगी। सिंपल एकदम, फॉरेन इनकम देखने का, पहले में लिखने का, लास्ट में नहीं लिखने का, इसको सोचने का, किसको, रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट को, कि अगर वो फॉरेन इनकम है लेकिन इंडिया से कंट्रोल हो रही है तो फिर इसको भी लग जाएगी। इसका और इसका तो फिक्स है फॉरेन इनकम का, इसका आएगा इसका नहीं आएगा, इसका सोचना है, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड लिखा है अमाउंट ब्रॉट टू इंडिया आउट ऑफ पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट्स एंड इन इंग्लैंड। हाँ थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं ताकि जगह कम पड़ रही है और टाइम भी लग जाएगा, क्योंकि आपको तो लिखा समझ गया होगा कि हरियाणा लिखना है। अब ये क्या है, अमाउंट ब्रॉट टू इंडिया आउट ऑफ पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट इन इंग्लैंड। अब ये इंग्लैंड की इनकम है, बराबर है,
तो वो पुरानी इनकम है, पास्ट है, तो इसका मतलब ये ईयर में उसका टैक्स लगने वाला नहीं है। ठीक है ना, दिखा देखो, अमाउंट ब्रॉट टू इंडिया आउट ऑफ पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट अर्न इनकम। वो इनकम कहां कमाए थे आपने? इंग्लैंड में कमाए थे, वो भी वो ये ईयर की नहीं है, वो कब की है? पिछले सालों की है, इसलिए इस पे टैक्स आपको लगेगा नहीं। थर्ड पे आते हैं, बराबर है। नेक्स्ट क्या है? इनकम फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। बिजनेस कहां पे है? जर्मनी में। कंट्रोल कहां से कर रहे हैं हम लोग उसको? इंडिया में कर रहे हैं, बराबर है। अब सिंपल सा लॉजिक है कि बिजनेस जर्मनी में तो मतलब फॉरेन इनकम है, फॉरेन इनकम है तो मतलब कितना है? 2,30,000। तो फर्स्ट केस में आएगा, सेकेंड केस, लास्ट केस में नहीं आएगा। फर्स्ट में मतलब ऑर्डिनरी रेसिडेंट में आएगा, नॉन रेसिडेंट में तो नहीं आएगा। इसका देखना है हम लोग को। फॉरेन इनकम है तो मैंने बताया ना, फॉरेन इनकम खाली सोचने का रहेगा कि अगर वो कंट्रोल इंडिया से हो रही है तो इसको लगेगा। ये दोनों का तो फिक्स है, फॉरेन इनकम है तो इसको लगने वाला है, इसको नहीं लगने वाला है। मतलब ऑर्डिनरी रेसिडेंट को टैक्स लगेगा, नॉन को लगेगा ही नहीं फॉरेन इनकम में। खाली इसका सोचना है। इसका क्या सोचना है? अगर इनकम इंडिया से कंट्रोल हो रही है, मतलब बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो इसको लगेगा, और अगर फॉरेन इनकम इधर इंडिया से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर इसको नहीं लगेगा। जैसे इस केस में लिखिए हमने, अब ये कंट्रोल इंडिया से हो रहा है तो इसका मतलब इस केस में आएगा 2,30,000, बराबर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे आएंगे तो क्या लिखा है देखो, इनकम अर्न्ड एंड रिसीव्ड इन इंडिया। ये तो एकदम सिंपल है, इनकम अर्न्ड एंड रिसीव्ड इन इंडिया। कमाया भी इंडिया में और रिसीव भी इंडिया के में किया, दोनों कंडीशन में तो हम लोग को लगेगा। हमने पढ़े थे इनकम अर्न किया तो भी तीनों कंडीशन में लगने वाला है, इनकम रिसीव किया तो भी तीनों को लगेगा, तो इसमें तो टेंशन ही नहीं है। तो तीनों में आएगा 1,90,000, 1,90,000, 1,90,000, तीनों को टैक्स लगेगा, चाहे आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे नॉन रेसिडेंट हो। इंडिया में कमाए या इंडिया में रिसीव किए, दोनों केसेस में, बराबर ना। चलिए आगे आते हैं पांचवा, फिफ्थ, रॉयल्टी इनकम अर्न्ड इन इंडिया, बराबर है। रॉयल्टी इनकम इंडियन कंपनी से आया, बराबर ना, इंडियन कंपनी से। अब मैं शॉर्ट फॉर्म लिखा हूं, आगे अच्छे तो आप लोग पूरा लिख लो। हाँ, अब सिंपल सी बात है, इंडियन कंपनी इंडिया से कमाया आपने तो तीनों केसेस में आएगा 3,50,000, 3,50,000 और 3,50,000। हाँ, आपको लगता है कि और कोई क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना चाहिए तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या क्या बोलते हैं टेलीग्राम या आपका मेरे ऐप के ऊपर आप मुझे चैट में आप लोग मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं। मैं क्वेश्चन भी कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन जल्दी भेजना क्योंकि फिर मैं दूसरे टॉपिक पे चले जाऊंगा तो फिर आने टाइम लगेगा। ठीक है ना, तो जल्दी भेजना अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि और भी क्वेश्चन कोई मुझे सॉल्व कराना चाहिए, आपकी टेक्स्ट बुक में है। हाँ, याद रखना कि आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस कम है, लेकिन पीछे जो अनसॉल्व है उसमें क्वेश्चन ज्यादा है, तो प्रैक्टिस वहां से करो तो आप लोग को ज्यादा आइडिया आएगा कि क्वेश्चन करना कैसा है, उसके सोल्यूशन वगैरह, मतलब सोल्यूशन नहीं दिए, उसके आंसर्स दिए हुए, तो आप लोग वहां से कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप लोग का 6 नंबर पे, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका। आपने श्रीलंका में एग्रीकल्चर किया, उसकी इनकम अर्न की, बराबर। अब ये कौन सी इनकम हो गई? फॉरेन इनकम हो गई। तो फॉरेन इनकम हो गई मतलब पहले, मतलब आपको ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो आपको तो देना ही है, और आप नॉन रेसिडेंट हो आपको देना नहीं है। इसका सोचना है कि फॉरेन इनकम इंडिया से कंट्रोल हो रही है, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, तो इसका मतलब इसमें भी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डिविडेंड फ्रॉम जैपनीज कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया। तो ये 7 नंबर पे आते हैं हम लोग, डिविडेंड फ्रॉम जैपनीज कंपनी, बराबर है।
रिसीव्ड इन इंडिया। जैपनीज कंपनी क्या आपको कंपनी से डिविडेंड मिला है, मतलब उसका प्रॉफिट मिला रहेगा आपको, बराबर ना, प्रॉफिट का हिस्सा उसको डिविडेंड बोलते हैं। उसको रिसीव हुआ कहाँ पे, इंडिया में। इंडिया में रिसीव हुआ तो कौन सी भी आप कोई सी भी कैटेगरी के रेसिडेंट हो, आपको टैक्स देना ही है, भले से वो कहाँ से भी कमाओ आप। तो तीनों के केस में आपको लिखना पड़ेगा, चाहे आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे नॉन रेसिडेंट हो, आपको तीनों कैटेगरी में केसेस में इनकम टैक्स देना पड़ेगा। लास्ट में आता है रेंट फ्रॉम हाउस इन पुणे। तो ये आते हैं हम लोग रेंट फ्रॉम हाउस इन पुणे रिसीव्ड इन सिंगापुर। ठीक है, आपको रेंट कहां पे मिल रहा है, पुणे के घर से मिल रहा है। रिसीव कहां कर रहे हैं आप लोग, सिंगापुर में। लेकिन इनकम जो आपकी अराइज हुई है, कमाए आपने, वो कहां से कमाए, इंडिया से कमाए। तो तीनों कैटेगरी में आपको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे नॉन रेसिडेंट हो, बराबर है। तो तीनों कैटेगरी में आपको टैक्स देना पड़ेगा, बराबर है। ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन फिनिश। अब लास्ट में क्या करना रहता है आप लोग को, यहाँ पे टोटल करना रहता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम। अब यहाँ पे टोटल कर देंगे हर एक कॉलम का। टोटल करने के लिए आप लोग को कैलकुलेटर का इस्तेमाल दिया है, आप लोग कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तो मैं एक टोटल आप लोग के लिए कर लेता हूँ। पहले है 1,20,000, तो होता है 13,65,000। तो यहाँ पे लिख देंगे 13,65,000, बराबर है। मतलब ये महाशय अगर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होंगे तो उनको 13,65,000 के ऊपर बोलते ना कैलकुलेशन करना पड़ेगा टैक्स का। अब वो तो स्लैब है अलग अलग, वो है ना, इनका हर साल के जो अपना फाइनेंस एक्ट आता है उसके अंदर स्लैब चेंज होता रहता है। तो अभी 26-27 के लिए क्या स्लैब है, उसके हिसाब से आप लोग इसको ऊपर टैक्स निकालोगे, कैलकुलेट करोगे। मतलब उसकी इनकम इतनी आ गई, वो भी ग्रॉस इनकम, उसमें से भी बहुत सारी चीजें माइनस होती है, लेकिन अभी ये मेन इनकम है। मतलब उसने कितना कमाया, 13,65,000 इंडियन सोर्स, मतलब ये सोर्स ऐसे सोर्सेस से कमाया जो उसको टैक्स भरना है। इंडियन सोर्स नहीं बोल सकते उसको, ऐसी इनकम है जो उसको टैक्स भरना है। अब आते हैं हम लोग, अगर वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा तो उसको कितना टैक्स भरना पड़ेगा। तो 2,30,000, तो आ गया आप लोग का 11 लाख। तो यहां पे लिख देंगे 11 लाख। अगर वो रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा तो उसको 11 लाख का टैक्स भरना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं लास्ट पे, तो आता है 8,70,000। तो यहां पे लिख देंगे 8,70,000। और अगर आप नॉन रेसिडेंट हो फिर भी आप लोग को, मतलब ये इंसान अगर नॉन रेसिडेंट होता फिर भी उसको 8,70,000 का टैक्स भरना पड़ता था। तो इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन करना है। मैंने आपको उसको एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच बता दिया, लॉजिक बता दिया आप लोग को कि अगर हम लोग एक ओवरव्यू कर लेते हैं और फिर वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में 2 से 3 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और फिर ये टॉपिक खत्म करके हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अगला जो टॉपिक है आप लोग का, बोलना कौन कौन सी इनकम है जो टैक्स नहीं लगती है, तो लिस्ट बहुत लंबी है। अगर वो करने बैठूंगा तो कम से कम 10-12 वीडियो चले जाएंगे। और बोलते ना इतना उसका खास आपका यूज नहीं आता है, मतलब आपको एक सिलेबस के हिसाब से। क्योंकि मसला ये है कि पढ़ाने को तो मैं पूरा डिटेल में पढ़ा दूं, लेकिन आप लोग को 1-1.5 महीने के अंदर ही पेपर होंगे, तो सारे टॉपिक कवर करना है तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं उसको बाद में करने की कोशिश करूंगा अगर सारा सिलेबस हो गया तो। क्योंकि उसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है कि कौन कौन से टैक्स पे, कौन सी इनकम पे टैक्स नहीं लगता है। कुछ ओवरव्यू जब क्वेश्चन करते रहेंगे तो आप लोग को बताते रहूंगा मैं धीरे धीरे। तो इसमें अब हम उसका बोलते ना एक समरी कर लेते हैं। सिर्फ याद सिंपल याद रखना है कि अगर इनकम आपने इंडिया में रिसीव करे तो कैसे भी आप स्टेटस हो आपको टैक्स लगेगा ही। इनकम इंडिया में जनरेट हो गई, इनकम इंडिया से अराइज हुई है, बराबर ना, आपको इन केसेस में तो आपको इनकम मतलब इंडिया से ही जुड़ी हुई है, तो इसका मतलब आप लोग को टैक्स देना ही, आप चाहे किस कैटेगरी में भी हो। हाँ, अगर फॉरेन इनकम है और कंट्रोल भी फॉरेन से हो रही है तो सिर्फ फॉरेन इनकम का मतलब क्या है, पहले इसमें आएगा, दूसरे लास्ट वाले में नहीं आएगा। मतलब ऑर्डिनरी रेसिडेंट में आएगा, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट में आएगा, फॉरेन इनकम आई तो खाली ये देखना पड़ेगा कि अगर इंडिया से कंट्रोल हो रही है तो इसमें आएगा, इंडिया से कंट्रोल हो रही है तो इसमें नहीं आएगा। किसमें, रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। बस इतना ही ध्यान देने का, इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम, बस इतना ही है और ज्यादा कुछ भी नहीं है। एकदम सिंपल करके बताया आप लोग को। अगर आप लोग को फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं और दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।